नमस्कार, मैं डॉक्टर राजवंश कौर कोहली, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय नवीन महाविद्यालय गुढ़ियारी रायपुर में पदस्थ हूँ। मैं बीए भाग 3 भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र की चौथी इकाई का विषय संसाधन विदोहन एवं पारिस्थितिक संकट इस विषय पर अपना लेक्चर प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरा यह लेक्चर इसी विषय पर 2 भाग में है, जिसका प्रथम भाग मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। संसाधन विदोहन एवं पारिस्थितिक संकट। हमारी प्रकृति 3 अंगों से निर्मित है: संसाधन, पर्यावरण और मानव, और ये तीनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति में भौतिक और सांस्कृतिक संघटकों का जो समुच्चय होता है वही पर्यावरण कहलाता है। जैसे जैसे ज्ञान का विकास होता चला गया, मानव के जीवन स्तर भी विकसित होता चला गया, और जीवन स्तर जैसे जैसे विकसित हुआ, मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ती चली गईं। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करने लगा, जैसे सौर ऊर्जा, तापमान, प्रकाश, आर्द्रता, वर्षा, हवा, वायुमंडलीय गैसें, भूमि का आकार, उच्चावच मिट्टी, चट्टानें, खनिज, सागर, झील, नदी, भूमिगत जल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से इन समस्त चीज़ों को वो अपने जीवन में उपयोग में लाने लगा। मनुष्य की जो महत्वाकांक्षा है, विकास की ओर बढ़ना, दिन प्रतिदिन उसकी आवश्यकताओं को बढ़ाती ही जा रही हैं, और वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए नए नए संसाधनों की खोज भी करता है। बढ़ती हुई आवश्यकताओं ने वनों का विनाश, खनिज संसाधनों और शक्ति के संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग, मृदा अपरदन, मिट्टी में उर्वरा की शक्ति का नष्ट करना, औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण और का प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, बढ़ती हुई जनसंख्या से जनसंख्या विस्फोट जैसी स्थितियां वर्तमान समय में उत्पन्न हो चुकी हैं। कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि पर्यावरण के संतुलन के जो आधार पक्ष होते हैं, वे सभी आधार पक्ष वर्तमान समय में विचलित होकर के हमारे पर्यावरण में असंतुलन, विभिन्न प्रकार की बीमारियां और यहाँ तक कि मानवीय मूल्यों में भी गिरावट की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। मनुष्य को जीवन जीने के लिए और अपने आप को विकास में लाने के लिए जब वह संसाधनों का संतुलित प्रयोग करता है, तब तो अवस्था उत्तम मानी जाती है। मगर जब संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग होता है, उस समय मानव और पर्यावरण के बीच जो संतुलन होता है वो बिगड़ जाता है। उस समय इस स्थिति को हम संसाधन के विदोहन की विकृत स्थिति कह सकते हैं। संसाधनों के विदोहन का तात्पर्य संसाधनों की गुणवत्ता में गिरावट आना, उनके संचित भंडार में कमी आना, संसाधनों में प्रदूषण होना, बिना उपयोग के संसाधनों का नष्ट हो जाना एवं संसाधनों का आवश्यकता से अधिक उपयोग होना, यह सब शामिल है। अतः संसाधन के दोहन की इस असंतुलित विनाशकारी स्थिति के परिणाम और उसके कारक इस प्रकार से हैं। संसाधन के विदोहन के परिणाम और उसके कारक। पहला है वायु प्रदूषण। वायु हमारी पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। श्वास लेने के कारण ही हम जीवित होते हैं। विद्यार्थियों, एक व्यक्ति प्रतिदिन 22,000 बार सांस लेकर लगभग 16 किलोग्राम वायु का उपयोग कर लेता है। वायु में निश्चित मात्रा में हल्की और भारी गैसों का मिश्रण होता है, जो कि उसका एक आदर्श रूप होता है। परंतु औद्योगिकरण, जंगलों का कटना, बढ़ते हुए शहरीकरण, मोटर गाड़ियों का लगातार उपयोग होना हमारे वायु को प्रदूषण की अवस्था में पहुंचा चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु प्रदूषण एक ऐसी अवस्था है जिसमें बाह्य पर्यावरण में मानव और पर्यावरण दोनों को भयंकर हानि होती है। इस चित्र में वायु प्रदूषण की अवस्थाएं हमें देखने को मिल रही हैं। प्रथम चित्र में कल कारखानों के माध्यम से, और दूसरे और तीसरे चित्र में मोटर गाड़ियों के माध्यम से वायु में प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। वायु प्रदूषक जो है उसके 3 स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। पहला है गैसीय वायु प्रदूषक। इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बन, सल्फर ऑक्साइड मुख्य हैं। दूसरा है सूक्ष्म कोणिकीय वायु प्रदूषण के अंतर्गत सीसा, एस्बेस्टस, लोहा, जिंक, क्रोमियम और कोयला शामिल है। जैविक प्रदूषण के अंतर्गत
वाहनों, कल कारखानों, ताप गृहों, नगरीय कचरा, गंदगी एवं मलमूत्र इत्यादि शामिल हैं। नगरीय संस्कृति तो हमें श्वास की बीमारी का एक उपहार ही प्रदान कर चुकी है। यह संसाधन विदोहन का एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है। कुछ और उदाहरण हैं जो हमें इस रूप में दिखाई देते हैं, जैसे कि कानपुर में 1963 में मोटर वाहन केवल 9,258 थे और 1980 में यहीं पर 55,000 हो गए और 2001 की स्थिति में 1 लाख से भी ज़्यादा हो गए। यही हालत संसार के सभी शहरों की है। सीमेंट, इस्पात, खाद एवं चमड़ा उद्योग तथा राइस मिलों से निकलने वाले ड्रेन से विषैला जल और बदबूदार विषैली गैसें हमेशा निकलती हैं, जो हमारे पर्यावरण को नष्ट कर रही हैं। ताप एवं बिजली घर भी प्रदूषण को बढ़ाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसे आणविक निष्पादों की लगातार मात्रा जो है वो लगातार बढ़ रही है और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली महानगर में वाहनों से 692 कार्बन मोनोऑक्साइड एवं 250 नाइट्रो ऑक्साइड वायुमंडल में मिलकर उसे जीर्ण शीर्ण कर रही है। डीजल की बसों से 40% एवं ट्रकों से 50 से 100% के बीच नुकसानकारी कार्बन निकलकर हवा में मिल रही है। परीक्षण से स्पष्ट हुआ है कि दिल्ली में प्रतिदिन औसत रूप से 40 केजी सीसा हवा में वाहनों के माध्यम से मिल रहा है, जो मनुष्य को किडनी, रक्त एवं दिमाग का बीमारी प्रदान कर रहा है। भोपाल गैस त्रासदी एवं चेरनोबिल आणविक रिसाव के कारण वायु इतनी अधिक क्षतिग्रस्त हो चुकी है कि उसे सुधारने में बहुत लंबा समय लगा था। आइसोनाइट और मिथाइल गैस मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है और उसके प्रभाव से गर्भ में स्थित शिशु तक की मौत हो जाती है। भारत में प्रतिवर्ष कोयला, डीजल, पेट्रोल, गैस, लकड़ी, उपले, घास फूस एवं कूड़ा कचरों के उपयोग की मात्रा से लगभग 4,750 लाख टन होती है और इससे 26,030 यूनिट प्रदूषण निकलकर वायु में जाके मिलता है और उसे प्रदूषित करता है। भारत के महानगरों में वायु प्रदूषण में प्रथम स्थान मुंबई का है, जहां पर 47.11 यूजी, द्वितीय स्थान दिल्ली का जहां 14.43 यूजी तथा तृतीय स्थान कोलकाता का है, जहां पर 32.88 यूजी सल्फर ऑक्साइड का मान पाया गया है और इससे बहुत नुकसान हो रहा है। इनका परिणाम क्या है? इनका परिणाम है अनिद्रा, बेचैनी, अस्थमा, बीपी, टॉन्सिल, सिरदर्द, दमा, टीबी, आँखों का रोग, त्वचा रोग, हृदय रोग इत्यादि। ये सब संसाधन विदोहन के परिणाम हैं जो विश्वव्यापी हो चुके हैं। वायु प्रदूषण का विनाशकारी परिणाम अम्ल वर्षा भी है, जिसमें औद्योगिकरण जो लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण का परिणाम होती है और इसके कारण जल का पीएच मान घटकर कम हो जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है और यह भी इसका परिणाम है। कोहरा धुंध के प्रदूषित स्वरूप की स्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं वर्तमान समय में। वनस्पतियों को नुकसान हो ही रहा है। वायु प्रदूषण से बचने के उपाय: कानून और सामाजिक जागरूकता, वृक्षारोपण, धुआं उगलने वाली चिमनियों और वाहनों में ऐसा यंत्र लगाया जाए जो जहरीले निकासों को नियंत्रित करे। अंतरिक्ष अभियान को भी नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। वर्तमान में बैक फिल्टर के माध्यम से विषैली वायु पर नियंत्रण एवं डीजल में सीएनजी का प्रयोग करके प्रदूषण को नियंत्रित किया जा रहा है। अगला है जल प्रदूषण। मानव जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण संसाधन जल है। हमारी पृथ्वी का 71% भाग और मनुष्य के जीवन में भी, शरीर में भी 70% से अधिक हिस्सा जल ही है। रासायनिक दृष्टि से जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। इसका अणुसूत्र H2O है और जल की संरचना में हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन परमाणु सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। जल का अणुभार 18 है। हमारे शरीर का 70% भाग जल होता है और पृथ्वी में 71% हिस्सा जल से ढका हुआ है।
1.6% पानी भूगर्भ में है तथा 0.001% पानी भाप के रूप में बादलों में स्थित है। पृथ्वी की सतह के कुल जल का 97% हिस्सा महासागरों में जो पीने योग्य नहीं है, खारा है, और शेष जो 3% जल बचता है वो मीठा जल है। और इस मीठे जल को हम बहुत अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं और इसे नष्ट करते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम ड्रेन का गंदा पानी नदियों में डाल रहे हैं। नदियों में हम किस प्रकार से कूड़ा कचरा डाल करके शुद्ध पानी को खराब कर रहे हैं। इन चित्रों के माध्यम से हम अच्छी तरह से देख सकते हैं कि हम हमारे जल को, जो कि पीने योग्य जल है, उसे कितनी बुरी तरह से हम प्रदूषित कर रहे हैं। पृथ्वी में जल के स्वरूप, हमें पृथ्वी पर चार रूपों में जल को हम देख सकते हैं। पहला है शुद्ध जल, जो प्राकृतिक जल होता है, ये ग्लेशियर से हमें मिलता है और इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती। दूसरा है सुरक्षित जल, जो अशुद्ध जल को शुद्ध करके नगर पालिका के द्वारा हमें प्रदान किया जाता है। तीसरा है प्रदूषित जल, जिसमें कि सूक्ष्म कीटाणु होते हैं। ये नदी, कुआं, झील, तालाब इत्यादि में पाया जाता है। इस प्रदूषित जल को शुद्ध किया जा सकता है। चौथा है प्रदूषित जल, यह कल कारखानों और नगरों के गंदा जल के मिलने से बनता है। जल के प्रदूषक 2 रूपों में हमें दिखाई देते हैं। पहला भौतिक प्रदूषक है, जिसके अंतर्गत कीचड़, तेल, गंध, सूक्ष्म कण, जीवांश, कीटाणु, रंग इत्यादि शामिल हैं। रासायनिक प्रदूषण के अंतर्गत क्लोराइड, सल्फाइड, अमोनिया, कार्बोनेट, कीटनाशी, रोगनाशी, नाइट्रोजन, शाकनाशी, कृत्रिम रसायन, पारा, नमक, रेडियोधर्मी इत्यादि तत्व शामिल होते हैं। जल प्रदूषकों के स्रोत 4 रूपों में हमें दिखाई देते हैं। औद्योगिक प्रदूषक, जिसमें पारा, सीसा, जस्ता, तांबा, आणविक कचरा, साथ ही कुल रासायनिक प्रदूषण भी शामिल हैं। दूसरा है नगर प्रदूषण। नगर प्रदूषण के अंतर्गत गंदा जल, मल मूत्र, कूड़ा कचरा, वाहनों से निकला कचरा, कपड़े धोने के बाद पाया जाने वाला गंदा पानी सब शामिल है। तीसरा है प्राकृतिक प्रदूषक। प्राकृतिक प्रदूषक के अंतर्गत ज्वालामुखी से निकला पदार्थ, निक्षेपण, विघटन, जैविक सामग्री शामिल हैं। तीसरा है कृषि जन्य प्रदूषक, इसमें कीटनाशी और रासायनिक उर्वरक शामिल होते हैं। जल प्रदूषण के मूल्यांकन के आधार, जब जल का pH मान 7 से 8.5 के बीच में रहता है तो हम कहते हैं जल शुद्ध है। परंतु जब जल 6.5 से 9.2 pH मान के बीच रहता है, उस समय हम जल को प्रदूषित कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जल के प्योरिटी को मापने के लिए उसके अपद्रव्यों की सीमाएं शुद्धता के लिए निर्धारित की हैं, जैसे कि कैल्शियम 75 mg उच्च सीमा, मैग्नीशियम 30 mg, सल्फेट 200 mg, जस्ता 5 mg, लोहा 0.1 mg, तांबा 0.5 mg लीटर उच्चतम सीमा में होना चाहिए। जल प्रदूषण के प्रारूप, कुछ उदाहरण हैं जो हम इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे केवल कानपुर में 400 लाख लीटर अशुद्ध जल प्रतिदिन गंगा जल में गिरता है। यूरोप में राइन नदी का जल इतना ज़्यादा प्रदूषित हो गया है कि उसमें स्नान करना खतरनाक हो गया है। कानपुर का चमड़ा उद्योग, बरैनी का तेल शोधक कारखानों के गंदे जल गंगा नदी में जाकर के ही मिलते हैं। परमाणु परीक्षण के दौरान रेडियोधर्मी धूल समुद्र तल से 3000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई तक पूरे संसार में फैलती है और वापस वर्षा के रूप में जमीन में गिरती है, जो यहाँ के पानी को गंदा करती है। स्ट्रोंशियम 90 जैसे रेडियोधर्मी पदार्थ पानी में मिलकर भूगर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और नदियों के जल में मिलते हैं। तब ऐसे जल के प्रयोग से हड्डियों का कैंसर हो जाता है। हर वर्ष लगभग 1 मिलियन टन तेल सागरों महासागरों के नितल में फैलता है, जिससे सागरी जीव जंतु के जीवन को काफ़ी खतरा हो गया है। प्रदूषण की वजह से जल बहाव में गतिरोध के कारण आगरा के पास यमुना नदी गंदे नाले के समान
हो चुकी है। परीक्षणों से यह भी ज्ञात हुआ है कि सबसे अधिक नदियों में ही जल प्रदूषण हुआ है। मिसिसिपी और राइन नदी संसार की सबसे अधिक प्रदूषित नदियों में मानी जाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस आदि क्षेत्रों की झीलें भी प्रदूषित हो चुकी हैं। यूरोप के देशों में भूमिगत जल सबसे अधिक प्रदूषित हुआ है, जो रासायनिक कारकों के कारण हुआ है। जल प्रदूषण का प्रभाव। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मनुष्य की 70% बीमारियां प्रदूषित जल से ही होती हैं। हैजा, अतिसार, पीलिया बुखार, पेचिश, कैंसर, खुजली, कब्ज, हड्डी और जोड़ों का रोग, पित्त की थैली में पथरी, आंत्रशोथ, शरीर की हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, ये सब जल प्रदूषण का परिणाम है। जल प्रदूषण के नियंत्रण। जल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सरकार कानून बनाता जरूर है, मगर पालन तो हमें ही करना होता है। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, नदी बोर्ड एक्ट 1956, मर्चेंट नेवी एक्ट 1974 और वाटर प्रिवेंशन एक्ट 1977 बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। साफ जल के स्रोतों में गंदा जल मिलाने वालों को दंड का प्रावधान है। नदी घाट के किनारे शवदाह की बिजली चालित शवगृहों में बदला जा रहा है, जिससे भी प्रदूषण में नियंत्रण हो रहा है। अतः जल प्रदूषण पर रोक लगाने हेतु जन आंदोलन नितांत आवश्यक है। इस प्रकार विश्व के कुल जल का 3% जल पीने योग्य, शुद्ध और मीठा है। उसमें भी 2.4% ग्लेशियर और उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव में जमा हुआ है। केवल 0.6% पानी ही हमें नदियों, झीलों और तालाबों में मिलता है और हम उसे भी प्रदूषित कर जल संसाधन को नष्ट कर रहे हैं। जल ही जीवन है, अतः हमारी यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि हम शुद्ध जल को सहेज के रखें। मृदा, जैव प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट, भूस्खलन, जलवायविक अतिरेक, मरुस्थलीकरण इत्यादि के कारण हमारी पृथ्वी और उसके पर्यावरण में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण संसाधन वर्तमान समय में अपना अस्तित्व खो रहे हैं, जिसे मैं अपने लेक्चर के दूसरे भाग में प्रस्तुत कर रही हूँ। धन्यवाद।